अरे ओ गंजे, ए कल्लू, ए कलौटी, मोटे, गैंडे, अरे छोटू, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे या कई बार यूज भी करे होंगे। पर क्या आपको लगता है कि ये शब्द हम उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हों, या बस उन्हीं के लिए करते हैं जिनको हम शायद थोड़ा सा अपने से नीचे मानते हैं या अपने से छोटा मानते हैं? एक बात बताइए, उसेन बोल्ट को हम क्या बोलते हैं? द फास्टेस्ट गाय ऑन द प्लैनेट। पर क्या कभी भी उसको कल्लू या कालिया करके पुकारेंगे? क्या उसेन बोल्ट का जब नाम आता है तो कभी भी उसकी स्किन कलर के बारे में सोचता भी है कोई? क्या विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो हम उसकी बैटिंग के लिए उसके फैन बन जाते हैं, या वो कितना मस्कुलर है? वीरेंद्र सहवाग जब क्रीज पे आता था तो क्या हम ये सोचते थे कि कितना मोटा है वो, या ये सोचते थे अब कितने छक्के मारेगा, क्या आज ट्रिपल सेंचुरी बनाएगा या नहीं? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, पाब्लो पिकासो, हम इनको इनकी आर्ट से जज करते हैं, ना कि उनकी कद काठी क्या रही, उनकी स्किन कलर क्या रहा। तो फिर क्यों हम ऐसे वर्ड्स यूज करके किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसे वर्ड्स यूज करके किसी को अपने से इंफीरियर साबित कर देंगे? और क्यों कुछ लोग ऐसे वर्ड जब अपने बारे में सुनते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है? क्यों वो एम्बैरस हो जाते हैं, क्यों शर्मिंदा हो जाते हैं, और जब शर्मिंदा हो भी जाते हैं तब भी क्यों उनकी फैमिली और फ्रेंड्स, उनके प्रोफेसर्स ऐसे मजाकों को बहुत नॉर्मल वे से देखती है कि अरे इसमें क्या है, ऐसा कुछ बोलने में क्या है? ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाते हैं जैसे ही हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि नजर उतारने के लिए काला टिक्का है क्यों? क्यों कैरम खेलते वक्त जब काली गोटी होती है तो उसके 10 पॉइंट होते हैं और जो सफेद गोटी होती है उसके 20 पॉइंट? कभी सोचा है कि चेस खेलते वक्त क्यों हम व्हाइट साइड लेने के लिए हमेशा लड़ते थे? आपको पता है कुछ टाइम पहले एक डॉल टेस्ट हुआ जिसमें छोटे से बच्चे, बिल्कुल छोटे, जिनको पता भी नहीं कलर क्या होता है, कौन सा सफेद कौन सा ब्लैक, जब उनको डॉल्स दी गई, कोई काली तो कोई सफेद, और उनसे पूछा गया कि कौन सी सुंदर है तो उन्होंने सफेद को पिक किया। गाइस आपको पता है कलर तो बस कलर है, व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर्स हैं, पर क्यों हम उनको ब्यूटी से जोड़ देते हैं? क्यों हमको सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी से जोड़ देते हैं? ये कंडीशन होता आ रहा है, बहुत टाइम से ये बिलीफ सिस्टम्स बनते आ रहे हैं। और इनको बना कौन रहा है? कमेंट ऑन समबडीज कलर, वेट, हाइट। हमें लगता है कि सब नॉर्मल है, पर क्या आपको पता है जिसके साथ गुजर रही होती है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? वो कितना एम्बैरस होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी लो हो जाती है, कैसे वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जहां कई लड़के, कई लड़कियां शायद डिजिटल युग में काम इसलिए नहीं करते, सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आते, बिकॉज वो जज होने से एम्बैरस होते हैं। उनको लगता है कि कोई उन पे ये वाली टिप्पणी करेगा तो इट्स नॉट वर्थ इट, एंड दे लिमिट द काइंड ऑफ सक्सेस दे कैन एंजॉय, द पोटेंशियल दे हैव, दे नेवर कैश इट। आपको पता है ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? बहुत टाइम पहले ऐसा भी होता था कि जब कोई फैट होता था तो उसको वेल्थ के साथ मैप किया जाता था, पर अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज आई, स्पेशली द ब्रिटेन डाइट प्लान्स इन 1890s, पर मुझे लगता है कि इन सब चीज को नॉर्मलाइज करना बहुत गलत है। बिकॉज किसी को उसकी कद काठी या उसके स्किन कलर या उसके वेट से जज करने के बजाय इससे जज करना चाहिए कि वो काम क्या करता है, उसकी नेचर कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है, उसके कर्म क्या हैं। और इसलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे इन सब चीजों की, पर साथ में बात करेंगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की गई जो मेन स्ट्रीम से निकलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से, बॉलीवुड से और टीवी से, और इन सब चीजों को, इन सारे वर्ड्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं और करते आए हैं। तभी ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग्स बने हैं कि हम इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने ही दिमाग में, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। आज हम ब्रेक अवे करेंगे इस बॉडी शेमिंग के कल्चर से, और ये जरूरी इसलिए है बिकॉज ये कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने कंडीशन किया है हमारी पुरानी जनरेशन्स को, क्योंकि किसी को शायद अपनी फेयरनेस क्रीम्स बेचनी थी, अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे, किसी को अपनी डाइट बेचनी थी, कुछ फेक डॉक्टर्स को आप में एक फोमो क्रिएट करना था। एंड इमेजिन दीज टैबूज एग्जिस्ट, दीज बिलीफ सिस्टम्स एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ सो मेनी पीपल डूइंग सो ग्रेट, लाइक सचिन तेंदुलकर, आंद्रे गासी, माइक टाइसन, पेले। Aren't they just gods of the games they played? Abdul Kalam, Nelson Mandela, Barack Obama. Aren't they just the presidents who created history? Peter Dinklage, Vin Diesel, The Rock, Nawazuddin Siddiqui, Rajpal Yadav. Aren't these actors? They have mastered their craft and they are known for that. क्या कुछ ऐसे बिजनेसमैन नहीं है जो इस वक्त वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं या करते आए हैं? स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, जेफ बीजोस। क्या इनके साथ हम ऐसे कुछ वर्ड्स को मैप करते हैं? नहीं। फिर औरों के साथ क्यों? कभी सोचा है? पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि हम इन वर्ड्स को, इन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हम इन चीजों को लोगों की ब्यूटी के साथ जोड़ते हैं और भूल जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है हेल्थ। हेल्दी इज ब्यूटीफुल शुड बी द न्यू नॉर्म, एंड आई विल कीप रिपीटिंग दैट इन दिस वीडियो टुडे। अगर रैशनली सोचें तो कद काठी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्किन कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बालों का होना हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, पर जनरलाइजेशन जो हम लोग कर देते हैं और टैबूज बना देते हैं, वो सरासर गलत है। बिकॉज इस सब की वजह से
हेल्थ और फिटनेस जिस पे गौर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, बिकॉज हम आउटर अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस रहते हैं, ना कि हमारी इनर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पे। इमेजिन, जबकि इतनी चीजें जैसे इनफैक्ट गंजापन भी आपकी इनर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की वजह से हो सकता है। जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत सारा स्ट्रेस होना, गलत डाइट का लेना, केमिकल इन्फ्लुएंस सब्सटेंसेस लेना, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खाना, प्रोसेस फूड्स को खाना, बहुत सारा पॉल्यूशन आपके एनवायरमेंट में होना। आपको पता है कई लोगों को ये लगता है कि गंजू, कल्लू, मोटू, छोटू ये शब्द यूज करना एक फैड है, पर आपको क्या पता है कि इन शब्दों में एक ऐसी ताकत है कि किसी का भी बैंक बैलेंस का पूरा सफाया कर सकते हैं। नहीं समझे? मैं बताता हूं कैसे। तुम्हें पता है जब तुम किसी को छोटू बोलते हो तो तुम्हें तो लगता है वो मजाक है, पर उस बेचारे पे क्या गुजरती है, वो पहले हील्स पहनना शुरू करता है, फिर हील्स पहन के अपने पैरों में दर्द कर लेता है, फिर पैरों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि जाके इंजेक्शन लगवाता है। जब तुम किसी को कल्लू बोलते हो तो वो बेचारा पाउडर लगा के रात को सोता है, और जब रात को सुसु आती है और सामने जाता है बाथरूम में, देखता है अपनी शक्ल को, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब गेंडा बोलते हो तो फाइनली वो एक डाइटिशियन पकड़ता है जो उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेती है, और उस प्यार के चलते चलते उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब होता है जब तुम्हारा नहीं बिना बात पे बोलता है सर आपकी हेयरलाइन रिसीड हो रही है सर, कभी शैम्पू खरीदवाता है, कभी हेयर स्पा करवाता है, कभी एक्सपेंसिव मेंबरशिप दिलवाता है, और आपका हो जाता है बैंक बैलेंस। ये नहीं, ये भाई आपको कभी ये नहीं बताता कि भाई ये हो क्यों रहा है। और क्या आपको पता है ये सारे शब्द छोटू, मोटू, कल्लू, ये तीनों शब्द आपको गंजा करने में सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। कैसे? अरे जब ये सारी चीजें सुनते हो तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रूट कॉज है गंजेपन का, हेयर फॉल का, और हेयर फॉल होना वहीं से ज्यादातर शुरू होता है। तो करीबन 7 स्टेजेस होती हैं गाइस हेयर फॉल की। स्टेज 1 से 4 में अगर आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन मिल जाए ना तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट अगर आप 5 से 7 वाली स्टेज में तो आई एम सॉरी, तब तो गाइस हेयर ट्रांसप्लांट ही रिकमेंडेड है। देखो हेयर फॉल कॉमन प्रॉब्लम है, पर अगर आपको रूट कॉज पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके स्टेज में हो, तो एक कस्टमाइज सॉल्यूशन लेने के बाद आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे रिसर्च के बाद मुझे एक अमेजिंग टेस्ट मिला है ट्राया का। ट्राया ने लीडिंग डॉक्टर्स, लीडिंग हेयर एक्सपर्ट्स की मदद से एक हेयर का ऑनलाइन टेस्ट डिजाइन किया, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि हेयर फॉल का आपका रीजन क्या है और आप कौन सी स्टेज में हो। उनके थ्रू एक कस्टमाइज हेयर सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपके हेयर फॉल के रीजन और आपकी स्टेज के लिए मैप्ड होगा, डिजाइंड होगा। ये मेरा पर्सनलाइज किट है। ट्राया ने ये पूरा कस्टमाइज सॉल्यूशन भेजा। इससे क्या होगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, जिस स्टेज में मैं हूं, उस पे काम होगा। और ट्राया ने गाइस 93% सक्सेस रेट दिया है, और लास्ट 5 महीनों में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, जिनमें से बहुत सारे केसेस तो जेनेटिक हेयर फॉल के ही थे। तो आपको अपनी कस्टमाइज हेयर किट कैसे लेनी है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं गाइस। पहला, ट्राया की वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन हेयर टेस्ट दे दो। दूसरा, अपनी 1 महीने की किट खरीद लो। तीसरा, उनके फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से बस 5 महीनों में अमेजिंग रिजल्ट्स पाओ। यू कैन यूज माय कोड PPOY20 and get 20% off on your purchase. So you know what? Get the hair that you can really flaunt before it's too late. और guys, अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम मेन स्ट्रीम टीवी, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम योर सेलिब्रिटीज, जो इन सबको नॉर्मलाइज करते रहते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है ना, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया। कपिल शर्मा ने एक बार जब भारती सिंह ट्रोल हो रही थी तो किसी को मोटा करके बोला। अब वो बंदा भी उनको गंजा बोल सकता था, बट इमेजिन ये मोटे और गंजे की लड़ाई में, जो कि लग रहा था मजाक, इमेजिन सही में जो लोग इस चीज को पढ़ेंगे, जो शायद जिनके सर पे बाल ना हो या जो मोटे हों, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? वो क्या एम्बैरेंस होंगे? क्या उनके दिमाग में ये नहीं बैठ जाएगा कि इससे फर्क पड़ता है, क्या मेरा भी कोई मजाक उड़ा सकता है? और जब उड़ाए तो दैट वुड बी नॉर्मल। आई विल हैव टू जस्ट अवॉइड, इट मे नॉट बी देयर फॉल्ट, बिकॉज ये तो कपिल शर्मा भी करते हैं और बड़े बड़े लोग करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और ऐसे ही हमने देखा है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत इरेस्पॉन्सिबली इन चीजों को नॉर्मलाइज करा जाता है। और इनफैक्ट ये कंडीशनिंग ऐसी होती रही है कि एक फेयर एंड लवली की एड में तो ये भी दिखाया गया कि एक रिटायर्ड फादर ये सोचता है कि उसका तो बेटा है ही नहीं, अब वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो उसकी लड़की कहती है कि मैं अपने फादर को सपोर्ट करूंगी, और वो फेयर एंड लवली क्रीम लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसको एक फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है। बहुत बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम की ऐड करते हुए ये बताते हैं कि कैसे इस क्रीम की वजह से वो सक्सेसफुल हुए, जबकि अभी तक तो ही वाज जस्ट अ रेगुलर गाय। मुझे विरासत में सिर्फ दुआएं मिली थी, बड़ा नाम नहीं, पर मुझे चाहिए था ज्यादा। तो स्टंट्स को जुनून, एक्टिंग को जिंदगी, और फेयर एंड हैंडसम को हम सफर बना लिया। और कितनी गलत चीज है ये, बिकॉज शाहरुख खान को प्यार किया लोगों ने उनकी एक्टिंग की वजह से, ना कि वो कितने गोरे चिट्टे हैं या उनके फीचर्स कैसे हैं। दिस इज द लास्ट थिंग विच शाहरुख खान शुड हैव सेड, बट देन there are a lot of things which Shahrukh Khan should not do, but he does. And let's people like me who loved him like crazy at the time of DDLJ down. मेरा शुरू से रियलिटी शोज में बड़ा टेस्ट रहा है, जब से मैंने जिम कैरी की ये फिल्म देखी।
पर बिग बॉस जैसा बहुत पॉपुलर रियलिटी शो जिसकी बहुत ज्यादा रीच है पूरे इंडिया में, इमेजिन वो क्या चीजें पॉपुलर करता है। शेफाली बग्गा बीइंग अ जर्नलिस्ट, उन्होंने रश्मि देसाई को फैट शेम किया जब उन्होंने बोला कि मोटापे से साइज बढ़ा रही है, हाइट से नहीं। अ फेमस टीवी एंकर एंड एन एक्टर जे भानुशाली केप्ट कॉलिंग प्रतीक सहजपाल अ डेढ़ फुटिया, कमेंटेड ऑन हिज हाइट। एजाज खान ने ट्रोल किया राहुल वैद्य की हेयर लाइन पे। तेरे से पिटता है वो, मेरे से पिटता है। हम लोग अच्छे दिखते हैं, फिट है, हमारे सर पे बाल है। सीधा मैं बोलूं। और हद तो तब पार हो गई जब सलमान खान ने खुद पारस को, जब उनकी विग गलती से एक टास्क में निकल गई तो उस पर हंसना शुरू कर दिया और उनको मॉक किया, जिसका जवाब पारस जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर के पास नहीं था। और जब ऐसे लोगों को देखते हैं लोग तो लोगों को लगता है तो नॉर्मल है, ऐसा मजाक उड़ाना, किसी को ह्यूमिलेट करना, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील। स्पेशली चिल्ड्रन स्टार्ट डूइंग दैट इन देयर स्कूल्स। दे डोंट रियलाइज कि एक बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है, बिकॉज वो भी तो बच्चे होते हैं। जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको सिखाया जा रहा है, जो उनके स्टार्स बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही तो वो करेंगे। यार अजय, इस मोटी का मुंह तो बंद कर, वरना हम लोग रेप के केस में अंदर हो जाएंगे। अबे मोटी, मुंह बंद कर। इंडिया में ही नहीं, बाहर के कुछ यूट्यूबर्स जैसे KSI, ही कमेंटेड a lot and he trolled Logan Paul on his hairline, and vice versa. Logan Paul also did the same to KSI, again normalizing the entire thing. I can go on and on talking about Tucker Carlson, Britney Spears, Lauren Canny, Kanye West and many more. But मैं बॉलीवुड पे थोड़ी नजर मारूंगा बिकॉज आप और मैं उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कुछ बॉलीवुड के ऐसे एग्जाम्पल्स जहां इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं किया गया, एक अलग लेवल पे, बड़ी निचले लेवल पे लेके जाया गया। और इसी वजह से मुझे लगता है किसी भी रोस्टर की गलती नहीं है। आज ऐसे बॉडी शेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये आपको पूरे 90s और 2000s में बताया गया है। तेरी तो फाइट भी नहीं बनती मुझसे। तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी? तेरा वजन देखा है? मैंने कुछ बोला? मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना। कल होना हो में नैना स्वीटू को बोलती है भाई वेट कम कर ले, नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम्हारा वेट रिड्यूस नहीं होता, कोई लड़का वड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। मैं कोशिश कर रही हूँ ना नैना। दिल में राजा को पनिशमेंट ये मिलती है, अगर वो बॉक्सिंग मैच हार जाएगा तो उसको एक मोटी लड़की किस करेगी। अगर मिस्टर राजा हार गए तो मेरी सहेली मिस मिमी को किस करेंगे। मिस मिमी। और अगर मिस्टर शक्ति हार गए तो वो मिस मिमी को किस करेंगे? दिल जले में तो एक पूरा गाना 6 मिनट का बस इसी बात पे है कि कैसे एक मोटी लड़की पास आ रही है अजय देवगन की और अजय देवगन भाग रहे हैं उससे बच के। बट गाइज इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बॉडी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, जैसे मूवी गिप्पी, जैसे मूवी बाला, जैसे मूवी फन खान। और मुझे लगता है ऐसी मूवीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा ये वीडियो करने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को ट्रोल करना या मॉरल कॉम्पस में उनको लो रेट करना कि आप ऐसा क्यों करते हो। मेरा बस पर्पस ये है कि आपके साथ मिलके इस मामले में सोशल अवेयरनेस फैलाना, इन चीज़ों को डिस्कस करना इन अ डिफरेंट लाइट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विच इज़ माई जॉब। बिकॉज आपको तो पता ही है ये पीपो है, मैं हूँ काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप और मैं आज से ही वी शुड ब्रेक अवे फ्रॉम बॉडी शेमिंग कल्चर। We should call out body shaming, and we should believe and realize that being healthy is the new beautiful. There are a lot of reforms which have come off late, and I really appreciate all the people working behind these reforms. कि advertisement world में भी कैसे ये make sure करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे वर्ड्स को, डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं या प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, बट बहुत सारी रिफॉर्म्स में और फाइनल डिटेल्स की जरूरत है। इन माई ट्विटर थ्रेड अंडर दिस कैंपेन आई विल मेक श्योर कि सारी रिफॉर्म्स और सारी एग्जाम्पल्स के नोट्स मैं भी डालूं और आप भी डालें। तो आज ही ट्विटर पे जरा बात करते हैं हाउ वी कैन ब्रेक अवे फ्रॉम बॉडी शेमिंग। मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज कमेंट्स में शेयर करें, मेक दिस थ्रेड इंटरेक्टिव। अपनी स्टोरीज बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपको आज रियलाइज हुआ कि शायद आप ये करते आ रहे हैं पर आगे से आप नहीं करेंगे। क्या आप आज भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे कि ट्राई करेंगे जितना भी हो कि इन वर्ड्स को यूज ना करें। मुझे पता है हमारी कंडीशनिंग बड़ी जोरदार है, बड़ी स्ट्रांग है, बट इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, एंड इफ यू शेयर दिस वीडियो, वी मे ट्राई टू ब्रिंग अ स्मॉल चेंज। मे बी अ रिपल कैन क्रिएट वेव्स एंड मे बी अ सुनामी लेटर ऑन। बिकॉज मैं तो ये करता रहूंगा, मुझे पता है कि आप भी मेरा साथ दोगे। ये है पीपोए, मैं हूं आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा। आप हमें और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं बस अपने एक सब्सक्राइब करने से। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बस अपने एक लाइक से। आप सपोर्ट कर सकते हैं बस अपने एक शेयर से। और अगर आप ज्यादा सपोर्ट करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस थ्रू पेट्रियन। गाइस, मैं ऐसे वीडियोस करता रहूंगा बिकॉज मेरा मकसद बस एक ही है, विच इज टू क्रिएट सोशल सेंसिटिविटी, विच इज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस,
और क्योंकि ये पीपो है और मैं हूं आकाश, तो अब कुछ नहीं छुपेगा।